की छोटी बहू। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे हैं तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मुझे इस केस की सारी डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा प्लीज। और जब तक कोर्ट ये साबित नहीं कर देता कि मैं गुनहगार हूं, तब तक कोई भी मुझे खूनी अपराधी नहीं बुला सकता है। जी ठीक है, लेकिन पहले हमें इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। अगर बात कोर्ट तक पहुंचती है तो हम आपके साथ केस की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। थैंक यू सर। मैं खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक फाइट करूंगी और मैं खुद को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। आना। आपकी अब इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ। देवर जी ने कितनी सही बात कही है ना? हाँ जी, कोई हमारे हक के लिए ऐसे कभी खड़ा नहीं हुआ है आज तक। वो तो पता नहीं दी थी, पर हमारे अर्जुन भैया सबके खिलाफ जाकर अपनी आना के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। वाह छोटू, आज तुमने दिल जीत लिया। घर से सीना चौड़ा हो गया मेरा। बहुत जरूरी था इस वक्त अपनी पत्नी का साथ देना। तुमने सही वक्त पर आवाज उठाई। एंड आना, आई एम श्योर तुमने दोस्त साबित होगी। सो डोंट वरी। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज यही रहेंगे सब। और वो दवाई का पत्ता कहाँ है जिसमें से गोली दुर्गा जी को दी गई थी? वो दवाई का बैग है ना, संभाल कर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। बड़े बाबू एक बात कहनी थी। बोलिए। आपको याद है ना, इस लड़की पर मुझे जरा भी शक नहीं है। आप समझ तो रहे हैं ना? बड़ी उछलते उछलते अपने मायके गई थी। इसे अपनी जगह दिखाने के लिए आपको उसे वहां लाने के लिए भेजा था। अब मेरा भी नाम दुर्गा है। अपनी गाय को खूंटे से बांध कर रखने का मंत्र जानती हूँ मैं। बहुत सयानी बन रही थी। अगर इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है ना, तो एक कानून की नजर में जरूर शांत होंगे। आप फिक्र मत कीजिए। जी बड़े बाबू। सर, ये रहा वो दवाई का बैग। लाइए, लीजिए। अब बताइए क्या हुआ था और डिटेल में बताइए अच्छे से। मैं आपको बता सकता हूँ सर। तू कैसे बताएगा? तू था उस दिन वहाँ पर। मैं बताऊं बड़े साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। आप उस वक्त थी वहाँ? अब नहीं, मतलब दवाई देते समय नहीं थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं कमरे में आई थी। ठीक है, बताइए। मैं रोज की तरह भाभी को मिलने गई थी उनके कमरे में। ये लड़की वहाँ पर आई दवाई देने के लिए। भाभी की देखभाल की जिम्मेदारी इसी लड़की पर है। उसके बाद वो दवाई देकर चली गई खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद मैं भी चली गई अपने कमरे में सोने के लिए। ये खाना खा के फिर से बड़ी भाभी के कमरे में गई थी उन्हें देखने के लिए। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब ये लड़की मामा करके चिल्लाने लगी, तो हम सब अपने कमरे से भागकर भाभी के कमरे में पहुंचे। हमने देखा कि भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब हमने पता करवाया कि भाभी को ऐसा हुआ क्या था, तब जाके हमको पता चला कि इस महारानी ने भाभी को गलत दवाई दे दी थी। आपने जो बताया है ये तो सब हमें मालूम है, कुछ नया तो है नहीं इन्फॉर्मेशन में। अच्छा ये बताइए, ये दवाई आपके यहाँ आई कहाँ से? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई है। ये मेरी माँ की दवाई है, लेकिन मेरी माँ ने ये दवाई बड़ी मामी को नहीं दी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बड़ी मामी से पूछ लीजिए। हाँ, दवाई देने की जिम्मेदारी इसी की थी, और कोई दवाई नहीं देता था मुझे।
तो आपकी माँ ये दवाई लेती है? जी। अरे बड़े बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लड़की बाजार से दवाई खरीद कर लाई हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। वैसे आपकी सोच क्या है आहाना के बारे में? बड़े बाबू, क्या बोलूं मैं, बड़ी भाभी मेरे लिए बड़ी बहन के समान है। इस लड़की ने उनको मारने की कोशिश की है। अब आप ही बताइए, मैं क्या सोचूंगी इसके बारे में। मासी माँ, इन्होंने खून करने की कोशिश की है या नहीं, ये तो साबित करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए साहब, आप जो भी सच पता करेंगे, जो भी साबित करेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना कि सच क्या है। इस लड़की ने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी। इस लड़की के घर में आने से पहले हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही है। इससे क्या साबित होता है, आप ही बताइए। अब मैं सब लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगा। अमर जी, आपको क्या लगता है आहाना जी ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। खोखन, ये क्या बोल रहा है तू? इस लड़की ने तेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी और तू उसका साथ दे रहा है? क्या इस लड़की ने तुझ पर भी काला जादू कर दिया है जो इसका साथ दे रहा है तू? ठाकुर जी, आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए। वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, उन्हें अपना काम करने दो। वो तो आपको शक है, लेकिन किसी और को तो शक है नहीं ना। अरे भाभी, इस लड़की ने आपका खून करने की कोशिश की थी। मैं तो आप ही के लिए बोल रही हूँ ना ये सब, नहीं तो थोड़ी ना कुछ बोलती मैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए बड़े बाबू, मैं तो उस वक्त वहाँ था भी नहीं, सोने को चला गया था, तो ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे मेरी भाभी के साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अब एक बात तो समझिए ना कि जिसकी जिम्मेदारी है दवाई देने की, उसे ये तो देखना चाहिए ना कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। अगर 3-3 दवाइयाँ है भी, पेट में कौन सी दवाई जा रही है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये गलती आहाना से जरूर हुई थी। उसे दवाई देखकर देना चाहिए था माँ को। तो आपको इनके ऊपर शक है कि नहीं? बड़े बाबू, ये जो लड़की है ना, ये थोड़ा क्रांतिकारी टाइप की लड़की है। ये वही काम करती है जो मेरी भाभी को पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा काम करने के लिए ये लड़की जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। और ऐसा लगने का कारण, मतलब इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? कोई प्रूफ आर एनीथिंग? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसा हो नहीं सकता। इंसान ऐसी कई चीजें करता है पहली बार जो उसने कभी पहले की नहीं होती। और इस लड़की की हरकतों से मुझे तो यही महसूस होता है कि ये ऐसा काम कर सकती है, एक बार सोचेगी भी नहीं। ओके, ठीक है। और आप तीनों, क्या आपको भी आहाना जी पर शक है? जी नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आना ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। इसके दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आहाना के साथ जितने भी दिन यहाँ पर बिताए हैं ना हमने, उसे ऐसा तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। बाकी तो पता नहीं, शायद। ये दोगली बातें मत किया करो मेरे सामने, पहले भी कहा है तुम्हें। अरे आकाश जी, आप ऐसी इस तरह क्यों धमकी दे रहे हैं? धमकी देने वाली तो उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। उन्हें जो सही लगता है उन्होंने वही कहा है। मैंने आपको बोला था ना कि इसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता हना ने ऐसा कुछ किया होगा, और ना तो वो किसी के साथ ऐसा कभी कर सकती है। हाँ हाँ, हम तो सब कुछ बना बना कर बोल रहे हैं ना इसके बारे में। पीशी माँ, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उसी का जवाब दिया है। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी सीधी सी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हूँ? नहीं तो इसके अलावा कौन करेगा ये काम इस घर में? यही तो चिंता की बात है पिशीमुनी। माँ की उम्र हो गई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और ये बात सबको पता है। तो फिर उस दिन उस टेबल पर वो दवाई किसने रखी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए?
यही तो मेरा सवाल है कि किससे रखी थी वो टेबल पर दवाई। मुझे लगता है मेरे कमरे में मेरी नींद की गोलियां देखी होगी। शायद मेरा नाम लेकर लाई होगी दुकान से गोली। आप चुप रहेंगे प्लीज? आपकी बात सुनी ना हमने। अच्छा अब आप बताइए, आना जी क्या ऐसा काम कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि आना ने कुछ किया है। मेरी नजरों में आना निर्दोष है। हो सकता है कि उस दिन वहाँ पे टेबल पर दवाई किसी ने गलती से रख दी, या फिर जानबूझकर कोई आना को फंसाने के लिए पर्पसली वहाँ पे वो दवाई रख के गया। आना ने कुछ नहीं किया मेरी नजरों में। कौन फंसाएगा इस लड़की को? क्या अजीब बातें कर रहा है टुकुन तू? हाँ, कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? ईशिमोनी, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पुलिस ही बता पाएगी ना। अब आप बताइए अर्जुन जी, आप तो आना जी के हस्बैंड हैं। आपको क्या लगता है कि आना जी आपकी माँ को मारने की कोशिश कर सकती है? इंस्पेक्टर, मैं आपको जो भी बोलूंगा एकदम सच कहूंगा। आना पे मैंने शक किया था। मुझे ऐसा लगा था कि आना ये सब शायद कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं गलत हूँ। आना जानबूझकर ये सब नहीं कर सकती। आना का मकसद माँ को मारने का नहीं था, पर मुझे आना पे शक जरूर था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सब। लेकिन कल जब मैं आना को उसके मायके लेकर गया था, तो इसके जो पड़ोसी थे उनसे मुझे बहुत चीजें पता लगी। मैंने वहाँ आना का एक्टिविटीज जो थी वो भी ऑब्जर्व की, और ये सब सुनने और जानने के बाद मेरा शक पूरी तरीके से दूर हो गया। मुझे ऐसा 100% लगा कि आना ये सब नहीं कर सकती। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में से कोई एक ऐसा बंदा है जो आना को पसंद नहीं करता, और आना को इस घर से निकालने के लिए वो ये नीच हरकत पर उतर आया। अच्छा, और वो कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पेशेवर। इंस्पेक्टर सर आए हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने, और मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा इनके साथ। और मैं किस पर शक करता हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब है, वो पता लगा रहे हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं पेशेमुनी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे आप पर शक है। घर में और भी तो लोग हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रही हैं? रुकिए अभी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। नहीं, मतलब इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? अच्छा तुम लोग एक काम करो, हर कमरे की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। देखिए, मैं आपको भी एक मौका देना चाहूंगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप ये भी नहीं कहना चाहती कि आप निर्दोष हैं? सर मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता है। अगर मैं इनकार भी कर दूं, तो आप ये इन्वेस्टिगेशन तब भी जारी ही रखेंगे ना। मुझे ऐसे आसानी से क्लीन चिट तो नहीं दे देंगे। तो प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। इसका मतलब आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं? सर कोऑपरेशन की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे। आप लोग मुझे मेरे घर से मोहल्ले वालों के सामने उठाकर यहाँ लाए। मेरा सोशल स्टेटस, मेरी माँ का सोशल स्टेटस सब कुछ खराब कर दिया आप लोगों ने। मेरे घर वालों को कितनी बदनामी सहनी पड़ रही है, क्या बीत रही उन पर ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आप मुझे क्लीन चिट दे भी दे, इस बदनामी का दाग मेरे ऊपर से मिटना मुमकिन तो नहीं है ना सर। और रही बात आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान जब रहा ही नहीं तो किस बात का कोऑपरेशन सर। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। देखा बड़े बाबू, कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या कहा था मैंने? मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हूँ माँ? मैं तो खूनी हूँ ना, मैं तो क्रिमिनल हूँ। ऊपर से मेरी और मेरी माँ की गरीबी। बड़ी बड़ी बातें करना तो दूर की बात है, हमें तो बात करने का भी हक नहीं है। मुंह चलाने में ना इनाम जीतेगी ये लड़की। तो दुर्गा देवी जी, अब आप बताइए, ये पूरी घटना तो आपको लेकर है। आहाना जी आपकी देखभाल करती थी, क्या कभी देखभाल करने में कोई कमी या कोई गड़बड़ देखी आपने?
बड़े बाबू मैं तो बीमार थी, मैं कैसे बता सकती हूँ कि इसने मेरी देखभाल कैसे की। हाँ लेकिन एक बात है, मेरी दवाइयाँ एकदम समय पे देती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी मुझे नहीं पता। अब इसका क्या मकसद रहा होगा पता नहीं। जो भी कह रही प्लीज सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके बयान पर सब कुछ डिपेंडेंट है। आहाना पे बेफिजूल का लांछन लग रहा है, आप समझ रही है ना? लगने दीजिए लांछन। माँ को जो लगता था उन्होंने कहा है, लेकिन आप प्लीज माँ से कुछ मत कहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना तो मुझे उसकी सजा भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने कुछ किया है तो कोई मुझे बचा भी नहीं सकता है। मैं जानती हूँ मेरी किस्मत हमेशा मेरी परीक्षा लेती रहती है, लेकिन फिर भी इतना भरोसा तो है मुझे अपनी किस्मत पर कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। ए छोटी इधर आ तो। छोटी सर मैंने एक बात नोटिस की। बोलो। मैं बुआ के कमरे में गया था कि दवाई का बॉक्स वहां मिला और उसमें ये मेडिसिन, ये देखिए। यही दवाई दुर्गा जी को दी गई थी। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई कोई नहीं देता है। अगर आहना जी ने ये दवाई कहीं और से ली होगी तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ी होगी। ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन और बिल हमें मिल जाए तो शायद डेट मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई कब खरीदी गई होगी। प्रिस्क्रिप्शन और बिल मिल सकता है क्या? जी सर, दवाई तो मैं ही लेकर आता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेके। अरे बेटा रसीद कहाँ से मिलेगी अभी? ठीक है, फिर हम दुकान में जाकर पता करते हैं। कॉपी तो जरूर होगी उनके पास। नहीं मुझे पता है वो। सर जी आप जो कह रहे हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल वो मैंने ही संभाल के रखे हैं। मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। ये लीजिए, ये दोनों चीजें। भैया देखो। आपकी माँ की कितनी दवाइयाँ बाकी थी जब ये खरीदी थी आपने? बड़े बाबू उस दिन तो मेरी दवाइयाँ भी खत्म ही हो गई थी। बाजार से मेरी दवाइयाँ भी लानी थी तो ठाकुर जी ने कहा कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है, एक भी नहीं बची है। अच्छा, तो अब हमारे पास दवाई के 2 पत्ते हैं, एक ही दवाई और 2 पत्ते। एक पत्ता जिसमें से दुर्गा देवी जी को दवाई खिलाई गई थी और एक पत्ता मेडिसिन बॉक्स वाले पत्ते से एक ही दवाई खाई गई थी। आप तो रोज दवाई लेती है ना जी। इसका मतलब कल रात को भी आपने इसमें से एक गोली ली होगी जी। क्योंकि ये दूसरा पत्ता तो दुर्गा देवी के कमरे से आपके बेटे ने उठाकर रख दिया था। अब आते हैं दुर्गा देवी के कमरे से मिली हुई दवाई के पत्ते पे। बिल के अनुसार ये दवाई 15 दिन के लिए ली गई थी और पत्ते में से खर्च हुई 2 टेबलेट। आपने 4 दिन में 1-1 टेबलेट ली है ना? इन्होंने खाई है 4 टेबलेट और इस पत्ते में बची है 9 टेबलेट, तो 9 और 4 13। आपकी माँ की दवाई के पत्ते से बाकी 2 गोली गई कहाँ? वही तो बोल रही हूँ बड़े साहब कि ये मेरे कमरे में चुपचाप गई होगी और लेकर आ गई होगी।
मैं आज तक पिशी माँ के कमरे में नहीं गई हूँ और ये बात घर के सभी लोग जानते हैं। वैसे थोड़ी ना गई होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे, मैं ये कह रही हूँ कि छुप छुप कर सबसे नजर चुरा कर गई होगी ना, किसी के सामने थोड़ी ना गई होगी। नहीं पिशी माँ, आहना तो माँ के कमरे में ही रहती थी। सिर्फ जब खाना देना होता था तब वो रसोई में आती थी और वॉशरूम भी हॉल का ही यूज करती थी वो। सर, पिशी माँ तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं और अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, ज्यादातर वहीं होती। और माँ, आप तो हमेशा अपने कमरे का ताला लगा कर निकलती है ना अपने कमरे से, कभी भी खुला नहीं छोड़ा। बता दीजिए ना, बताइए ना, बताइए। अरे क्या बताऊँ, भूल गई होगी शायद ताला लगाना, और इसी बात का फायदा उठाया इसने। हाँ, और लेकर आ गई दवाई। शायद तो ऊपर कोई केस नहीं टिकता है मैडम, तो सबूतों की जरूरत होती है। और रही बात शायद की, तो शायद से ये भी तो हो सकता है कि आप दुर्गा देवी के कमरे में ये दवाई गलती से छोड़ आई हो। जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ना तो ये मेरी पिशी माँ है, ना आप मेरे भाई, और ना यहाँ पर मौजूद कोई मेरा रिश्तेदार है जो मैं किसी की वकालत करूंगा या किसी को फंसाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहे तो साफ साफ कहता हूँ, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। बाप गांव एक खुश्क, पुराना और सादा गांव। लोग सब्र वाले, खुदा पर भरोसा करने वाले। रेत में दबे खजाने की पुरानी लूक कहानी रेत का दिल, जो हर नस्ल में दबी दबी सुनाई जाती है। फहद तालीम याफ्ता, ज़हीन मगर बेहद लालची। दादा की पुरानी किताब में उसे खजाने का निशान मिलता है। रेत में सोना है, बस निकालना जानना चाहिए बुजुर्गों, खास तौर पर हाजी अय्यूब की मुखालफत। फितरत से छेड़छाड़ इंसान को निगल जाती है। फहद नौजवानों के साथ रातों को रेत खोदता है। आखिरकार एक दिन गूंज आती है, वो सब खजाने को निकालने लगते हैं। फिर जमीन फटती है, रेत की गरज, धूल का तूफान, चीखें। फहद और उसके साथी रेत में दफन हो जाते हैं। बस एक जुमला गूंजता है, रेत ने तुम्हें खबरदार किया था। गांव मातमजदा, नूरीन पागलों की तरह फहद को ढूंढती है। लोग कहते हैं वो खजाने की कीमत दे चुका है, बाप गांव खामोश हो चुका है। रेत का वो इलाका ममनू करार दे दिया गया है। नूरीन अब एक स्कूल की मौलमा है जो बच्चों को फितरत का अदब सिखाती है। नूरीन का बेटा अयान सहरा में एक दिन फहद की घड़ी ढूंढ लेता है जो वक्त पर बंद है। ये घड़ी नई कहानी का आगाज बन जाती है। कुछ सरमायादार गांव आते हैं, रेत के नीचे खजाने से बिजली बनाएंगे, तरक्की होगी, अस्पताल, स्कूल, सड़कें। नूरीन इनकार करती है। हमने माजी में ये ख्वाब देखे मगर जागते हुए तबाही देखी। अयान दो राहों में फंस जाता है, माँ की गांव बचाना या बाहर की दुनिया का ख्वाब देखकर आगे बढ़ना। अयान तरक्की के हक में बोलता है, मगर एक रात रेत की आंधी आती है। उसे ख्वाब में फहद नजर आता है। रेत खजाना है मगर वो सोना नहीं, वो तुम्हारा सब्र है, तुम्हारा शऊर। अयान अब माहौलियाती कारकुन बन जाता है। वो गांव में बच्चों को रेत, पानी, हवा का निजाम सिखाता है। बाप को एक मिसाल बनाए, तरक्की ऐसी हो जो जमीन की इज्जत करे। सरमाएदार खुदाई के लिए मशीनें भेजते हैं। अयान और बच्चे रेत के इलाके में धरना देते हैं। हुकूमत और मीडिया आते हैं। बाप गांव को माहौलियाती विरसा करार दे दिया जाता है। रेत पर अजीब निशान बनते हैं। तुमने मेरी इज्जत की, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। रेत से चश्मा फूटता है पानी का, असल खजाना जाहिर हो जाता है। नूरीन अब बूढ़ी अपने पोते को खत लिखती है, बेटा फहद खजाने के पीछे गया, तुमने जमीन को खजाना बना दिया।
बाब गांव अब एक नज़ीर है। यहाँ इल्म है, फितरत है और वो रेत है जो सदियों की कहानी सुनाती है और इंसान से कहती है मेरी कदर करो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। लालच इंसान को ले डूबता है। फितरत सिर्फ खामोश है, बेअसर नहीं। तालीम और शऊर ही असल खजाना है और इल्म तो असल फितरत ही है। लेकिन एक माशरे में फितरत और इल्म और शऊर ही असल खजाना है। नई नस्लें जमीन की मुहाफिज हैं। यानी तरक्की सिर्फ वही जो जमीन के साथ हो, जमीन के खिलाफ नहीं। फहद की गुमशुदगी के 6 माह बाद रेत खामोश हो चुकी है, लेकिन गांव के दिल में खौफ बाकी है। नूरीन रोज सहरा के किनारे बैठकर फहद की वापसी का इंतजार करती है। एक दिन रेत की एक छोटी सी टीला अचानक नीचे बैठती है और वहां से फहद का रूमाल निकलता है। लोग एक बार फिर खजाने की बातें करने लगते हैं। नुहाजी अयूब के साथ नौजवानों को समझाती है। चंद नौखीज लड़के रात को रेत में घुस जाते हैं। एक लड़का वापस आता है मगर खामोश रहता है। वो कहता है रेत ने हमसे बात की है। गांव में पहली बार बच्चे और बुजुर्ग एक साथ रेत की कसम खाते हैं कि वो अब जमीन को ना छेड़ेंगे। खौफ खत्म होने के बाद भी सबक बाकी रहना चाहिए। तकरीबन 1 साल बाद एक गैर मुल्की मुहक्किक डॉक्टर लेना, अयान, अब नौजवान, नूरीन, बाब में एक गैर मुल्की मुहक्किक आती है जो रेत की आवाज़ें रिकॉर्ड करना चाहती है। वो कहती है कि सहरा में कुछ ऐसी कंपनी मौजूद है जो सिर्फ जिंदा ज़मीन से निकलती है। लेना की मशीनें रेत में कुछ हरकतें रिकॉर्ड करती हैं। लेयान को रात को रेत में चलते हुए फहद की परछाइयां नजर आती हैं। कमेंसमेंट दावा करते हैं कि रेत में रूहें बोलती हैं। डॉक्टर लेना रेत के दिल तक पहुंचने की तैयारी करती है मगर नूरीन सख्ती से मना करती है। डॉक्टर लेना रेत के मुकाम पर पहुंचती है। अचानक मशीन फटती है और सहरा में तेज तूफान उठता है मगर अयान उसे बचाकर वापस लाता है। डॉक्टर अपने नोट में लिखती है, जमीन सिर्फ तहकीक का मौजू नहीं, एक जज्बाती वजूद है। इल्म का भी दायरा होता है। जो इल्म फितरत से लड़े वो बर्बादी बन जाता है। साल बाद अयान, अब 17 साला नौजवान, एक मुकामी लड़की सिद्रा, स्कूल के बच्चे अयान और सिद्रा एक छोटा सा स्कूल खोलते हैं जहां बच्चों को फितरत, पानी, मिट्टी और रेत के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स दिया जाता है। बच्चे रेत पर तस्वीरें बनाते हैं, रेत का अदब सीखते हैं। सदरा रेत से बने छोटे खाकी मॉडल बनाकर बच्चों को समझाती है कि रेत कैसे जिंदा होती है। एक दिन मैं खेलते हुए बच्चों को एक गहरा गड्ढा मिलता है। अंदर से एक कदीम सुनहरी धात निकलती है जिस पर कुछ अलामात होते हैं। वावे के दादा के नक्शे से मेल खाती है। आयन सब बच्चों से कहता है, हमने फहद की गलती नहीं दोहराना, ये धात मिट्टी में वापस दफन होगी। बच्चे खामोशी से उसे रेत में दफन कर देते हैं और दायरे में बैठकर दुआ करते हैं। अगली नस्ल ही असल मुहाफिज है अगर हम उन्हें सिखाएं। आयन, अब 19 साला नौजवान, हुकूमत के नुमाइंदे, एक पुराना दस्तावेज। बाब गांव को तरक्याती जोन में शामिल करने की तैयारी है। हुकूमती वफ्द आता है और कहता है कि बाब के नीचे की जमीन
कीमती मादनियात रखती है। उन्हें कानूनी इख्तियार है। आयन एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें रेत के वादे दर्ज है। वो अदालत में जाता है, एक केस फाइल करता है। बाब गांव कुदरती विरसा है, इसे छूना गैर कानूनी होना चाहिए। सदरा, बच्चे और नूरीन गांव में धरना देते हैं। रेत के मकाम पर एक बार फिर जमीन लरसती है, मगर इस बार सबको खबरदार करती है, निगलती नहीं। हुकूमत पीछे हट जाती है और बाब को कुदरती तालीमी मकाम करार दिया जाता है। इल्म, ईमान और इत्तेहाद रेत से भी ताकतवर हो सकते हैं। बाब गांव में एक गैर मुल्की गाड़ी दाखिल होती है। इससे उतरती है डॉक्टर लीना मार्कोस, एक दरमियानी उम्र की माहिर फितरत जो दुनिया भर के सहराओं में सॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर तहकीक करती है। वो कहती है, मुझे इतला मिली है कि यहाँ की रेत बोलती है, मैं सुनना चाहती हूँ। नूरीन और बुजुर्ग परेशान होते हैं, मगर कुछ नौजवान, जिनमें आयान भी है, तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टर लीना अपनी हसास मशीनें रेत पर रखती है। रात के वक्त जब हर शय साकित होती है, मशीन एक मध्यम धड़कन रिकॉर्ड करती है, जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो। डॉक्टर लीना, ये कुदरती नहीं, ये किसी अंदरूनी तहरीक का असर है। आयान इस रात अजीब ख्वाब देखता है। रेत में चलते हुए वो फाहद को देखता है जो कहता है, मेरे राज को बाहर ना लाना, यहां सब महफूज है, बाहर कुछ महफूज नहीं। सुबह जब आयान जागता है, उसकी हथेली पर रेत की छाप बनी होती है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर लीना को तजर्बात की इजाजत दी जाए। नूरीन सख्ती से मुखालफत करती है। ये जमीन जख्म खा चुकी है, मजीद तजर्बा इसे टुकड़ों में बांट देगा। आयान दरमियान में, एक तरफ माँ की बात, दूसरी तरफ इल्म का जज्बा। डॉक्टर लीना एक रात आयान को अपने साथ ले जाती है। वो रेत पर लेटकर आवाज सुनते हैं। इस बार एक जुमला वाज़े रिकॉर्ड होता है, सोना नहीं, याद रखना, दफन किया, बचाया, पिछताया। लीना हैरान रह जाती है। आयान कहता है, ये फहद की आवाज है। लीना एक मीटिंग बुलाती है कि वो इस तहकीक को दुनिया के सामने लाएगी, उसे आलमी जरायद में शाये करेगी। नूरीन चीख उठती है, अगर तुमने इस आवाज को दुनिया के सामने पेश किया तो फिर रेत खामोश नहीं रहेगी। इस रात गांव में एक जबरदस्त तूफान आता है। रेत के मुकाम पर मशीनें तबाह हो जाती हैं। आयान और लीना बच जाते हैं, मगर रेत पर ये अल्फाज वाज़े होते हैं, देखा, सुना, समझा, लेकिन अब खामोश रहो। डॉक्टर लीना, जो पहले इल्म की शिद्दत में अंधी हो चुकी थी, रेत के सामने बैठ के हाथ जोड़ती है। अगर वो अपनी तहकीक वापस लेती है, अपनी डायरी में लिखती है, ये सहरा नहीं, एक उस्ताद है जो तुम्हें वो सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। नूरीन बच्चों को सिखाती है, अगर तुम रेत को छुए बगैर उससे सीख लो तो तुम दुनिया को सिखा सकते हो बगैर जमीन को बर्बाद किए। आयन अब गांव का पहला माहौलियाती उस्ताद बनता है। आयन को दादा की पुरानी संदूकची में एक खत मिलता है, फहद का, जो शायद कुछ दिन रेत में जिंदा रहा। मैंने खजाने को ढूंढा, तुम खजाने को बचाना। मैंने रेत से सवाल किए, तुम रेत से सबक लेना। डॉक्टर लेना वापस चली जाती है। आयन, नूरीन, हाजी अयूब और गांव के बच्चे रेत के राज को याद रखने का वादा करते हैं, मगर कभी किसी को बताने का नहीं। राज वही होता है जो दिल में महफूज हो, जो जबान पर आ जाए वो तबाही बन जाता है।